नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुक्खू सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण बिलों पे जो जनहित से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजभवन में वो बिल लंबित पड़े हैं। राज्यपाल महोदय के पास इतना समय भी नहीं है कि अप्रैल माह में गए इन बिलों को वो अपनी कंसेंट दे पाएं। ये बिल मुख्यतः जुड़े हुए हैं, एक तो अनाथ बच्चों से जुड़ा हुआ है सुखाश्रय योजना का बिल। ये बिल पारित हुआ विधानसभा से 6 अप्रैल 2023 को। उसके बाद सरकार ने ये बिल राज्यपाल की कंसेंट के लिए राजभवन भेज दिया। दूसरा महत्वपूर्ण बिल है भू-जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक। ये 3 अप्रैल 2023 को पारित हुआ और राज्यपाल महोदय को भेज दिया गया। दोनों बिल बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि कई बिल राजभवन में लंबित पड़े हुए हैं सुप्रीम सरकार के। और एक तीसरा थोड़ा सा वो बिल है, भाजपा सरकार ने आपातकाल के समय में, इमरजेंसी के समय में जो जेल में रहे हैं उनको एक पेंशन योजना शुरू की थी लोकतंत्र प्रहरी सम्मान के नाम से। उस बिल को खत्म किया गया है, रीअपील किया गया है, वो बिल भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये 3 बिल मैंने मुख्यतः लिए, इसके अलावा भी और बिल हैं वहां पे पड़े हुए। राज्यपाल महोदय के पास इतना समय नहीं मिल रहा है, हालांकि उनकी दिनचर्या में कोई व्यस्तता ऐसी नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा काम है, लेकिन आज जून में माह भी अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन इन बिलों को कंसेंट नहीं दी जा रही है। हालांकि उन्होंने वाटर सेस वगैरह के जो बिल थे वो तुरंत कर दिए, लेकिन इन बिलों को वो रोक के बैठे हुए हैं। इन पे पूरी तरह से कुंडली मारी हुई है उन्होंने। जो अनाथ बच्चों का बिल है उसमें 18 साल से ऊपर के बच्चों को उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, हर साल उनके ऊपर 1 लाख रुपया उनके शिक्षा के लिए और रहन सहन के लिए खर्च करना है। 4,000 रुपया उनको पॉकेट मनी भी मिलनी है। और ये कानून पूरे देश में पहला कानून बनाने का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जाता है, लेकिन जब राजभवन में बिल को लंबित कर दिया गया तो उसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि अभी तक उसको वो कानूनी रूप और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और अनेकों बच्चे जो उच्च शिक्षा के लिए अनाथ आश्रम में 6,000 बच्चे, उनमें से हजारों बच्चे जिनको इस योजना का लाभ मिलना है वो इस योजना की ओर आंखें लगा के देख रहे हैं। तो आज हम इन्हीं विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, आखिर क्यों राज्यपाल महोदय चुनी हुई सरकार के बिलों को रोक रहे हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस की तरफ से मुख्य प्रवक्ता हैं प्रेम कौशल जी, भाजपा की तरफ से प्रदेश के प्रवक्ता हैं उमेश दत्त जी, और राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रवीण शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले प्रवीण जी आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह के मामले सभी राज्यों में होते रहते हैं, हिमाचल में यदा कदा ही ऐसे मामले आते हैं। पिछली बार सरकार में जरूर आए थे, जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो एक रिटेंशन पॉलिसी के लिए जो एक्ट लाया गया था उसको काफी समय तक रोका गया, लेकिन बाद में काफी टाइम बाद, मतलब उसको मान के चले कि साल बाद उसको कंसेंट मिल गई थी। वो मामला एक कुछ पिछले समय में ध्यान में आया है, लेकिन ये ऐसे बिल रोका जाना कहां तक उचित है? जी प्रवीण जी। देखिए डॉक्टर साहब, जो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया तो कुछ ऐसे इश्यूज थे वो छोड़ दिए थे, ताकि ये उसमें उनकी सिर्फ ये सोच थी कि भविष्य में जरूरतों के अनुसार जो है उनके ऊपर कानून बन सके। ऐसा ही एक मौन अनुच्छेद हम कह सकते हैं, वो है आर्टिकल 200, जहां पे राज्यपाल को किसी भी बिल को अपने पास रखने की या फिर उसे वापस करने की या राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए मतलब उस आर्टिकल 200 में शक्तियां दी गई हुई है। जो आर्टिकल 200 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक तरह से राज्यपाल, अब होता क्या है कि विधानमंडल के अंदर कोई भी बिल जो है वो पारित होता है, वो राज्यपाल की संस्तुति के पास जाएगा। राज्यपाल चाहे तो उस बिल को स्वीकृत करके वापस भेज सकते हैं, तो वो कानून बन जाएगा। राज्यपाल उस बिल को कुछ क्वेरीज के साथ वापस कर देते हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है कि ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन उनको ठीक नहीं लग रही है, उसके ऊपर विचारार्थ करने के लिए कहते हैं, या फिर राज्यपाल कुछ समय उसको अपने पास रखने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। और इस तरह की प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा पूरे देश भर में रही है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स देता हूं। तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर विशेषकर आरोप लगाया कि लगभग 20 बहुत महत्वपूर्ण विधायक जो है तमिलनाडु गवर्नर ने रोक के रखे हुए हैं। साइमल्टेनियसली ऐसे ही जो आरोप हैं वो तेलंगाना सरकार ने लगाए, केरल सरकार ने लगाए। परंतु मैं इससे पहले कि उन आरोपों के ऊपर आऊं, मैं भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है इस बारे में क्या कहता है इसके बारे में भी आपको कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 1962 में
पुरुषोत्तम नंदुरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ऐसा ही एक मामला संविधान पीठ के ऊपर आया था। तो संविधान पीठ ने कहा था कि भारतीय संविधान इस बारे में बिल्कुल भी नहीं कहता है कि राज्यपाल कितने दिनों तक जो है बिलों को रोक सकते हैं, और हम भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, नहीं राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं। परंतु उन्होंने ये कहा था कि हाँ, विधानमंडल की जो अगर कोई पारित किया हुआ बिल है तो उसकी इच्छाओं का सम्मान राज्यपाल को अवश्य करना चाहिए। अब आते हैं बिल्कुल हिमाचल प्रदेश वाले इशू के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में अगर राज्यपाल का कार्यकाल देखा जाए तो राज्यपाल को आए हुए हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, लगभग 4 महीने का ही समय हुआ है। जी और उसके बाद जो है इन बिलों को जी 6 अप्रैल को एक बिल गया और 3 अप्रैल को आपने दूसरा बिल बताया, क्योंकि विधानसभा का जो जो सत्र था वो जनहित से 14 जुड़े मार्च हुए से लेके बहुत ही 6 महत्वपूर्ण बिल है। मैंने सिर्फ दो हाँ, बिलों का 14 जिक्र मार्च से लेके 6 अप्रैल के बीच में जो था वो सत्र था, उसके बीच में नेचुरली ये बिल पास हुए होंगे। अब ये किया। संस्तुति के लिए गए हुए हैं और इनमें सिर्फ 2 महीने राज्यपाल के पास आए हुए हैं। अब मैं क्यों एक महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के पास और लेके आना चाहता हूं। तेलंगाना सरकार ने जब ये केस अभी पीछे जैसे किया और 25 अप्रैल 2023 को इसका एक सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर आया, तो जो दुष्यंत दवे थे, जो तेलंगाना सरकार के जो वकील थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण आर्गुमेंट जो था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने ये कहा कि हम विधायकों को राज्यपाल के अधीन नहीं रख सकते, और साथ में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि और स्टेटों में जहां बिल 3 और 4 महीनों के अंदर पास हो रहे हैं, वहां पे यहाँ पे 12-12 महीने, एक साल लग रहा है। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि बाकी जगहों पे भी किसी बिल को संस्तुति देने में औसतन 2 से 3 या 4 महीने लग जाते हैं। जी कुछ बिलों को 10 दिनों में भी दे देते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये 2 महीने का समय बहुत लंबा समय नहीं है। राज्यपाल की नहीं जो बहुत लंबा समय नहीं है, जो मुझे लग रहा है कि नहीं प्रवीण राज्यपाल जी, को ये तो सोच समझ। ये तो हमें पता लगा, क्योंकि मुझे कहीं पता लगा कि बेचारे जो अनाथ आश्रम में ऐसे बच्चे हैं 6,000, उनमें से उच्च शिक्षा के लिए कुछ बच्चों ने जाना है, क्योंकि आपको पता है अभी जी एडमिशन का ये है, नीट के टेस्ट हुए हैं, वो टेस्ट कई तरह के टेस्ट हुए हैं अभी, एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब उन बच्चों को सरकार ने मदद करनी है, ठीक है। सरकार में कहीं ना कहीं ये चर्चा उठी, हालांकि सरकार का कोई टकराव नहीं है, सरकार समय दे रही है, लेकिन राजभवन में जब कोई काम नहीं है, पूरा दिन वो जब खाली बैठे हैं, तो अगर आप वाटर सेस का बिल, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन का बिल, इस तरह के 2-3 बिल आप उसी इसी बजट सत्र के वो पारित कर देते हैं, उस पर कंसेंट दे देते हैं आप। लेकिन ये बच्चों से जुड़ा हुआ, बेटियों से जुड़ा हुआ बिल, मैं इन 2 बिलों के ऊपर ज्यादा चर्चा कर रहा हूँ कि क्यों लेके बैठे हो आप। आपको अगर कोई आपत्ति है उस पर, आप ऑब्जेक्शन लगा के राज्यपाल महोदय क्यों नहीं सरकार को भेजते, क्यों दबा के बैठे हैं। इसके लिए टाइम लिमिट राजभवन में फिक्स होनी चाहिए। ये गलत है, ये जो भी हमारी संसदीय प्रणाली का ये है। जी प्रवीण जी, प्रवीण नहीं, जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत महत्वपूर्ण है, जी पर सरकार की इंटेंशन भी इस मामले में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए थी। अगर सरकार को ये लग रहा है कि राज्यपाल महोदय इन बिलों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को इस बाबत बात करनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 163 आर्टिकल 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियरली कहता है कि मंत्रिमंडल की सलाह के ऊपर राज्यपाल को काम करना है। और बिल्कुल मंत्रिमंडल की अगर इच्छा यही है कि वो जो है इस बिल के ऊपर राज्यपाल बहुत तेजी से काम करे, तो मुझे लगता है कि सुक्खू सरकार को चाहिए अपने महत्वपूर्ण मंत्रियों को राज्यपाल के पास भेजें और उनसे व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह करें। उसके पश्चात राज्यपाल की इंटेंशन के ऊपर हम लोग शक कर सकते हैं। उससे पहले कुछ कहना मुझे लगता है इस मामले में नहीं, वो ठीक आपकी नहीं बात होगा। सही है, जब तक लेकिन हाँ, जब ये तक तो सरकार जो अचानक है ये तो अचानक बच्चों को एक जरूरत पड़ गई, इन अनाथ बच्चों को जरूरत पड़ गई, तो ये चर्चा में आ गया ये इशू। हो सकता है ये बिल बिल्कुल अगले 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने और भी पड़ा रहता, अगर इतना जरूरी बिल ना होता। अब 2.5 महीने तो इसको हो गए हैं, तो राज्यपाल के पास जब समय है, जब उसी के साथ के गए हुए बिल उन्होंने पास कर दिए, उस पर कंसेंट दे दी, तो इस पे कहीं ना कुछ विवाद है। मुझे लगता है कि ये जो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान बिल है ना, वो भाजपा का लाया हुआ बिल था, और लगता है कि उस पर नेगोशिएशन के लिए, उसको रिपेल करने के लिए जो गया है, उसकी नेगोशिएशन के चक्कर में ये 2 बिल महत्वपूर्ण और भी रुके हैं, और साथ में और भी बिल हैं। जी प्रेम कौशल जी, आपने सुना होगा इन्होंने क्या कानूनी क्या पहलू है वो भी रखा है
लेकिन जो एक अनाथ बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ बिल है, उसको अगर इतने दिन लग जाएँगे, उसमें है क्या? उनकी आर्थिक मदद करनी है सरकार ने, उनकी ये मंशा है। लेकिन जो हमने पड़ताल की, ये बिल अभी तक लंबित है वहाँ पे। जी। प्रवीण भाई ने जो बातें रखी वो कानूनी दृष्टिकोण से सही हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो जिस बिल की आप चर्चा कर रहे हैं और जिस बिल को लेके आज आपने ये चर्चा जो है ये रखी है, मैं समझता जी। हूँ इसका कानूनी पहलू से ज्यादा एक सामाजिक और मानवीय पहलू है। मुख्यमंत्री ने जो ये मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद इस योजना के ऊपर कार्य किया, वो बधाई के पात्र हैं। और निश्चित तौर पर जो अनाथ बच्चे प्रदेश के हैं उनके प्रति सोचा जाना चाहिए। सरकार ने सोचा, मुख्यमंत्री ने सोचा। मैं तो इतना कहूंगा कि इस तरह के जो बिल हैं, कानून कुछ भी कहे, शक्तियां कुछ भी हों, रोकने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तुरंत कैसे किया जा सकता है, अगर कोई अड़चन भी हो ऐसे मामले में, तो उसको तुरंत कैसे दूर करके उनको हल किया जा सकता है, बच्चों को वो सुविधा कैसे प्रदान की जा सकती है, ये सोच मैं समझता हूँ कि सबकी होनी चाहिए, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे कार्यपालिका से संबंधित दूसरे लोग हों। अगर ये बिल किसी गलत इंटेंशन की वजह से रुका है, जैसे कि आपने चर्चा की कि जो 77 के टाइम में जेलों में लोग रहे हैं, लोकतंत्र उनकी प्रहरी जो बिल। पेंशन थी, उसके उसके साथ कोई नेगोशिएट करने के चक्कर में इनको रोक के रखा गया। नहीं, अगर ये ये हो बात सकता है, है कि ऐसी चीज़ तो हो। बिल्कुल, बिल्कुल ये अगर ऐसी कोई शंका है और ऐसी कोई मंशा इसके पीछे है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गवर्नर का जो ऑफिस है और राज्यपाल का जो पद है, एक संवैधानिक और एक बहुत सम्मानीय पद है। और राज्यपाल के पद को किसी भी तरह की राजनीति से दूर रहना चाहिए, ताकि जो प्रदेश की सरकारें, जो जनमत से चुनी हुई सरकारें हैं, वो जनता की इच्छाओं के अनुरूप जो है काम कर सकें। जो वादे अलग-अलग राजनीतिक दल सत्ता में आने से पूर्व लोगों से करते हैं, उन वादों को पूरा करने की दिशा में जो है तत्परता से काम हो सके। समाज में जनता को, लोगों को और खासकर जो जरूरतमंद लोग हैं, जैसे सुखाश्रय योजना के अंतर्गत जो अनाथ बच्चे आते हैं, इस तरह का जो वर्ग है, मैं समझता हूँ कि ये तो सबकी इंटेंशन का, सबके सहयोग का और सबके आशीर्वाद का पात्र है। और हमारे माननीय राज्यपाल क्योंकि उम्रदराज भी हैं, बुजुर्ग हैं, मैं समझता हूँ कि उनको एक पिता की तरह, एक अभिभावक की तरह सोचते हुए तुरंत इस तरह के जो बिल हैं उनको क्लियर करना चाहिए, उनके ऊपर अपनी सहमति देनी चाहिए। जी। तो कौशल जी, दूसरा बिल जो है वो है बेटियों का जो हक है, लैंड सीलिंग एक्ट में भी एक अमेंडमेंट की है कि एक इकाई परिवार में जो माना जाता था, बेटे को माना जाता था अब तक, तो बेटी को भी एक इकाई माना जाए। तो ये सेकंड बिल भी है जो गया है अपने 3 अप्रैल को गया है, ये पारित हुआ है ये। उसके बाद ये सरकार ने भेजा है, लेकिन ये भी लंबित है। इस बिल में तो कोई है ही नहीं इस तरह का, जैसे सुखाश्रय बिल की बात है। तो ये बिल भी पेंडिंग है। ये भी कहीं न कहीं बेटियों के हक से जुड़ा है, ये वो अनाथ बच्चों बिल्कुल, के हक से जुड़ा है, ये बेटियों के हक से जुड़ा है। ये भी पेंडिंग है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं समझता राज्यपाल हूँ के कि पास क्या समय की कमी है? जी। जिस जिस बिल का आप बेटियों वाले बिल का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये एक समाज सुधार और नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में भी उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं फिर वही कहूंगा कि महामहिम राज्यपाल जो हैं उनको वो निश्चित तौर पर एक पिता भी होंगे और बुजुर्ग हैं। उनकी सोच, इस तरह के जो कानून हैं, इस तरह के जो सरकार के प्रयास हैं, उनमें सहयोग करने की और अपना आशीर्वाद देने की होनी चाहिए। अगर किसी राजनीतिक मंशा से इन चीजों के पीछे अगर कोई कोई राजनीतिक मंशा है, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप जी। देखेंगे कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हुई हैं। आपको याद होगा, जब पीछे वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, एक स्पोर्ट्स बिल लाया गया था जी। और उसको भी उस वक्त के जो राज्यपाल थे, उस वक्त की जो उन्होंने उसको मंजूरी नहीं दी और पेंडिंग रखा। अब मतलब बहुत लंबे समय तक, आज तक उस बिल के ऊपर कोई भी सहमति जो है किसी भी राज्यपाल से नहीं मिली। अंततः वो बीसीसीआई से जुड़ा एक मसला जो था सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के जो पदाधिकारी थे, जिसमें अनुराग ठाकुर जी भी थे, उनके खिलाफ फैसला दिया।
तो इन चीजों को एक नजीर मानकर अगर वो जो स्पोर्ट्स बिल हिमाचल प्रदेश की सरकार लेके आई थी, उसको राज्यपाल की सहमति मिली होती और देश की सरकारों ने उसका अनुसरण किया होता, तो आज दिल्ली के अंदर जो पहलवान बेटियों वाला ये आंदोलन हुआ, मैं समझता हूँ कि इस तरीके का शोषण जो था उससे बचा जा सकता था। इस तरह की घटनाएं जो थी वो रुक सकती थी अगर राजनीतिज्ञों को जो है वो इस जो स्पोर्ट्स संघ है उनसे दूर कर दिया जाता, और जो स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले लोग हैं वही मंशा थी उस बिल की। अगर उनको जो है उसमें उसमें उनको जिम्मेदारी मिलती तो निश्चित तौर पर उससे स्पोर्ट्स को भी फायदा होता और इस तरह का शोषण और इस तरह की जो घटनाएं हैं शायद वो भी ना हो। जी अमरेश जी, आपने सुनी सारी चर्चा अब की जो मैं इसमें दो तीन चीजें जी जी आप मैं बोलूं जी। मैं एक तो क्षमा चाह रहा हूँ, मैं क्षमा चाह रहा हूँ कि मैं ट्रेवल करते हुए बात कर रहा हूँ आप और गाड़ी इस को सारे कहीं रोक विषय में लीजिए ऐसे। एक्सपर्ट के नाते सर मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं चलते हुए बात कर रहा हूँ, नेटवर्क में हूँ अभी। जी आप मैं अपनी ये बात कहना कर चाह रहा था लीजिए। कि इस पूरे मामले में एक्सपर्ट के नाते प्रवीण जी यहाँ जुड़े हैं, एडवोकेट हैं और लंबा एक्सपीरियंस है उनका, और उन्होंने इस विषय को अध्ययन भी किया है और वो इस बात को रख भी रहे हैं। प्रेम कौशल जी भी बड़े सीनियर हमारे लीडर हैं हिमाचल प्रदेश में। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी है कि हम इस निर्णय पर पहुंच गए हैं कि इसमें राजनीति हो रही है। ये दोनों बिल जो आपने महिलाओं से जुड़े हुए और बच्चों से जुड़े हुए जो बिल आपने चर्चा में लाए हैं, संभवतः इसके ऊपर निर्णय जल्दी आएगा और मुझे लगता है कि सरकार को और हम सब लोगों को इसमें जो पेशेंस है वो रखना चाहिए और जल्दी ही इसमें कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा। रही बात लोकतंत्र प्रहरी की, वो एक उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कांग्रेस की उसमें गलत सोच सामने आती है लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही इमरजेंसी को इस देश में इम्पोज किया, कांग्रेस ने ही इस देश में इमरजेंसी लगाई और लगातार उस दौरान मीसा के अंतर्गत मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया उसके अंतर्गत बहुत से लोगों को प्रताड़ित किया, जेलों में ठूसा, कई कई दिन उनको परिवारों से अलग रहना पड़ा और कई तरह की यातनाएं उन्होंने सहन की। और लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने सारी यातनाएं सहते हुए भी 1977 में 1977 में लोकतंत्र फिर से बहाल इस देश में हुआ और इमरजेंसी का काला अध्याय 1977 में से जुड़े या संघ से जुड़े नहीं थे, वो समाजवादी भी थे, वो बहुत से और लोग भी थे। उन सब लोगों को एक एप्रिसिएशन उन लोग जी उमेश जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रवीण जी मैं आपके पास आऊंगा। इसमें सबसे बड़ा ये है प्रवीण जी कि हम चर्चा कर रहे हैं, ढाई माह का लगभग समय हो गया है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम ये नहीं कर रहे हैं कि ठीक है, हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों को अब उच्च शिक्षा में, इसमें अधिकतर बच्चों को, काफी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए जाना है और सरकार ने उनका पढ़ाई का, रहने का, खाने का, पीने का, हर तरह का इंतजाम करना है, क्योंकि इस बिल में वो चीजें शामिल है। वो बच्चों को उसके लिए फाइनेंशियल मदद जारी करनी है। लेकिन हो क्या रहा है कि बिल, राज्यपाल के पास समय की कमी तो कोई नहीं है। मुझे बात याद आ जाती है माननीय शांता कुमार जी की कि इन ऐसी राज्यपाल जैसी संस्थाओं का औचित्य क्या है। फिर हम औचित्य पे भी सवाल खड़े करते हैं कि जब उनके पास समय ही समय है और चंद पेजों के बिल को पढ़ना भी उनकी टीम ने है, ठीक है, उन्होंने पढ़ के उनको बताना है कि कमेंट्स देने हैं, और उसके बाद उन बिलों को ना आप पढ़ रहे हो, ना उन पे कोई आपत्ति लगा रहे हो, ना उनको आप कंसेंट दे रहे हो। मेरा सवाल ये है। जी प्रवीण जी, माइक ऑन कर लीजिए। व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि राज्यपाल महोदय के पास जैसे ही कोई बिल आता है, या तो उसे क्लियर करें या उसे वापस भेजें। अगर उन्हें संवैधानिक तौर पे उचित नहीं लग रहा है तो राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज सकते हैं। परंतु ये जो है, ये यथासंभव जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको करना चाहिए।
जी परंतु एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं कि जब ये संविधान के इस वाले अनुच्छेद का निर्माण हो रहा था तब इसको खुला छोड़ दिया था। आज भी इसको मौन अनुच्छेद ही कहते हैं कि इस बारे में संविधान कुछ बोलता ही नहीं है। जी परंतु दूसरी तरफ को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज थोड़ी सी परेशानी कांग्रेस को नजर आ रही है। कांग्रेस इसमें राजनीति भी ढूंढ रही है, नहीं, क्योंकि उनको कांग्रेस की तरफ से मुद्दा नहीं है प्रवीण जी। नहीं ये मुद्दा जन सरोकारों का है और ये मुद्दा नहीं वो हमने मैं अपने समझ प्लेटफॉर्म पे उठाया है। ये नहीं कांग्रेस नहीं का वो मैं दिया हुआ मुद्दा नहीं है। ये कांग्रेस तो हाँ अभी इस क्योंकि पे बात ही नहीं कर रही है। लेकिन जब ये चर्चा हुई कहीं पे, मेरे ध्यान में आई, तो मुझे लगा कि इन बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आज चर्चा करते तो हो सकता है कि कल ही इस बिल पे कंसेंट मिल जाए और उन बच्चों के लिए जो राशि जारी कर दे सरकार। नहीं हमारा मेरा मुद्दा भी जन यही सरोकारों का है। मैं जी इसको ब्रॉड कॉन्सेप्ट की तरह देख रहा हूँ। जी हम लोगों को कितने वर्ष हो गए आजादी मिले हुए, क्या हम लोग समय सीमा ही निर्धारित नहीं कर पाए कि ये 2 महीने के अंदर वापस होने चाहिए या 2 महीने के अंदर स्वीकृतियां मिल जानी चाहिए, चाहे पार्टी एक आई, चाहे पार्टी दूसरी आई, ये पार्टी तीसरी आई। 1962 से लेके पहली बार ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के गया। 1962 से लेके 25 अप्रैल 2023 को एक और लेटेस्ट निर्णय आ गया। हर बार जी निर्णय आता है परंतु कोई भी सरकार जो है इसके ऊपर निर्णय लेने के लिए तैयार ही नहीं है। सुविधा के अनुसार राजनीति सब करना चाहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो राज्यपालों का दुरुपयोग किया जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब राज्यपालों का दुरुपयोग किया जाता है और अपनी सुविधा के अनुसार जो है उस चीज को तर्कों के अनुसार ठीक या गलत ठहराया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो असमर्थ बच्चे हैं, उनके लिए तो कोई भी अगर कानून बन रहा है तो उस कानून के अंदर जो है किसी को भी आड़े ही नहीं आना चाहिए। अगर बेटियों के फायदे के लिए कानून बन रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो उसके ऊपर थोड़ा सा भी अड़ंगा लगाए। ये तो उनको अपने आप भी सोचना चाहिए। हाँ, अगर लगता है कि लोकतंत्री प्रहरी के ऊपर जो है कुछ ठीक है कुछ गलत है तो उसको रोक सकते हैं। उसको मैं आपत्ति कह लगा सकता हूँ कि सकते हैं, रोक पॉलिटिकल मुद्दा सकते हो हैं, सकता है, परंतु जहाँ राष्ट्रपति महिला और बेटी। महोदय को भेज सकते हैं इस हाँ बिल को, बिल्कुल। तो क्योंकि इसलिए ये आपकी आपकी पहल का मैं भी स्वागत करता हूं और इस बात का समर्थन भी करता हूं कि इस तरह से महत्वपूर्ण बिल जो खासकर बच्चों और महिलाओं के प्रति है। और ये बात बिल्कुल ठीक कही कि एक सोच है एक मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री ने इस सोच को धरातल पे उतारने की कोशिश की है जी कि हम अपने बच्चों के, अपनी बेटियों के भविष्य को किस तरह से बना सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को इन बिलों को, और बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी इन बिलों का समर्थन करना चाहिए क्योंकि ये समाज के भले के लिए आ रहे हैं। हाँ, पर दूसरी तरफ को सरकार को भी चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके अपने व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल महोदय से बात करें और उन्हें इस बिल की इमरजेंसी के बारे में अवगत करवाएं। हो सकता है कि ये सारा मामला उनके ध्यान में ना हो, ये भी हो सकता है कि वो इतनी अर्जेंसी से सारे मामले को नहीं देख रहे हो। तो ये दोनों पक्ष हो सकते हैं। प्रवीण जी, राजभवन में कभी कभार कोई फाइल आती है, कोई सरकारी डाक आती है सरकार की तरफ से, ठीक है, और जब बिल आते हैं तो सबसे पहले राज्यपाल महोदय के पास जाते हैं, फिर वो अपने सेक्रेटरी को देते हैं कि इसकी पड़ताल करवाइए, आप वहां पे अपने लीगली इसका वो देखिए, सब कुछ देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है समय की कमी है, समय बहुत है, लेकिन काम करने की झील नहीं है। कहीं ना कहीं राज्यपाल के जो पद हैं वो सिर्फ आराम करने के लिए बन गए हैं। मुझे इसीलिए शांता कुमार जी की बात याद आ रही है कि ऐसी संस्थाओं का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल जी। प्रेम जी, आप कह रहे थे, उमेश जी कुछ बोल रहे थे लोकतंत्र प्रहरी का, और आप। चलिए, मैं उमेश जी की बात पे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये आज कोई राजनीतिक चर्चा का मंच नहीं है। जिन्होंने लोकतंत्र प्रहरी को लेकर कुछ बातें कही है वो कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे वो लोग, और लोकतंत्र सबसे ज्यादा खतरे में तो आज है। तब तो घोषित आपातकाल था देश में, आज अघोषित आपातकाल है। किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है, कोई आज उंगली नहीं उठा सकता, कोई आज प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो अघोषित आज दुनिया भर का ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। तो मैं इस बहस में आज जाना नहीं चाहता क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण और सामाजिक सरोकार वाला मुद्दा जो है वो आज इस चर्चा में रखा है। मैं प्रवीण जी, आप कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसमें ना कोई हम राजनीति ढूंढ रहे हैं, ना इसमें राजनीति ढूंढने की कोई आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि
कानून इसमें क्या कहता है, कितनी देर तक इसको राज्यपाल लंबित रख सकते हैं, कानून में संशोधन हुआ नहीं हुआ, ये एक मसला हो सकता है, ये कहीं कोई गलती कमी हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे मुद्दों के ऊपर नैतिकता जो है वो कानून के ऊपर भारी पड़नी चाहिए। इसमें जो है नैतिकता के आधार पर जो है वो सोच के और कंसीडर करके इनके ऊपर फैसला लेने की आवश्यकता है। और मैं माननीय राज्यपाल से ये उम्मीद करता हूँ कि आज की चर्चा जो आपने रखी है, इस चर्चा के माध्यम से भी, और आपका सुझाव बहुत अच्छा है प्रवीण जी, कि सरकार को भी इस मसले के ऊपर जो है वो माननीय राज्यपाल महोदय से जो है वो इस विषय में चर्चा करके उनसे अनुरोध करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी इस आज की जो चर्चा है इसके उपरांत ये मसला जो है वो जल्दी हल होगा और इसको महामहिम राज्यपाल की जो कंसेंट है वो मिलेगी। हम इस मसले के ऊपर कोई राजनीति नहीं करना चाहते, और ये हमारी सरकार के लिए एक सामाजिक सरोकार का मसला है, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये दोनों जो कानून है प्रदेश की सरकार ने बनाने का प्रयास किया। जी प्रवीण जी, क्या ये जो मौन है, आपने कहा एक्ट मौन है पूरी तरह से, तो क्या हमें एक पार्लियामेंट में कोई पहल इस पे करनी चाहिए कि इस तरह का समय सीमा एक निर्धारित हो? कहीं ना कहीं इससे दिक्कतें आती हैं। कुछ मसले, जैसे इन्होंने स्पोर्ट्स बिल की बात की, आपने बहुत से राज्यों के बिलों की बात की जो पेंडिंग है, और राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों का टकराव इस देश में देखा जा रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात है, चाहे दिल्ली की बात है, चाहे अन्य राज्यों की बात है। तो ये धीरे धीरे राज्यपाल जो संस्था है वो कहीं ना कहीं चुनी हुई सरकारों से भिड़ रही हैं। केंद्र की सरकारें उनका यूज कर रही हैं, कांग्रेस के समय में भी करती थी और अब भी कर रही हैं। तो इसके लिए कोई पहल होनी चाहिए, या कोई, जब संविधान पीठ ने ऐसा कह दिया है, उनके पास भी कोई इसका हल नहीं निकला है, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में ये आवाज उठनी चाहिए। प्रवीण जी। जी प्रवीण जी। निश्चित रूप से उठनी तो चाहिए, परंतु कोई भी केंद्रीय सरकार नहीं चाहेगी कि वो प्रदेश सरकारों से अपने कंट्रोल को वापस ले ले। जी। ये टूल बन गया हुआ है राज्यपाल जो है वो केंद्र प्रदेश सरकारों को अपने हाथ में नियंत्रण में लेने के लिए। ऐसे तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है किसी भी प्रदेश का, परंतु बहुत जगहों पे ये देखा गया है कि राज्यपाल स्वयं मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करते हैं। जी। उनको तो ऐसे मंत्रिमंडल की सलाह के ऊपर काम करना चाहिए, परंतु साथ में उनको ये भी कहा गया अपने विवेकानुसार संविधान की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। यही विवेकानुसार जो शब्द है ना, ये कई बार भारी पड़ जाता है। बिल्कुल। और ये जो विवेकानुसार शब्द है, इसका बहुत बार दुरुपयोग होता है, और मुझे ये लगता है कि जब विपक्ष में होते हैं कोई भी पार्टी, तब तो ये कहती है कि ये वाली चर्चा भी होनी चाहिए और इसमें संविधान में संशोधन भी होना चाहिए। परंतु वही पार्टी जब सत्ता में पहुंच जाती है तो कदापि नहीं चाहेगी कि इसके ऊपर संविधान में संशोधन हो, क्योंकि उनको प्रदेश सरकारों को नियंत्रण में रखना है। जी, आप राज्यपाल जो तमिलनाडु एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आप उसको ले सकते हो जी, और बहुत अच्छे बिल हैं, 2-3 जो उनसे बिल हैं, परंतु उसके बावजूद भी उन बिलों के ऊपर उन बिलों को रोका गया हुआ है। जी। मेरा ये कहना है कि सरकार चुनी हुई है, चाहे वो अच्छे बिल लेके आओ, चाहे वो गलत बिल लेके आए, इसके ऊपर चर्चा तो विधानसभा में ही होनी चाहिए। विधानसभा में जितनी चर्चा के बाद विरोध होना है तो कर लीजिए। उसके बाद जब विधानसभा में पारित हो गया तो विधानसभा के सदस्यों की इच्छाओं का सम्मान अवश्य होना चाहिए। यही भारतीय संविधान है। एक बार जब, क्योंकि सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था तो या तो लोकसभा है, राज्यसभा है या विधानसभा है, और वहां जहां निर्णय हो जाता है उस निर्णय का सम्मान जो है राज्यपाल महोदय को करना ही चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, चाहे बिल वो फेवर में हो चाहे किसी पार्टी के अगेंस्ट में हो। जी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि जन सरोकारों से जुड़े हुए बच्चों, महिलाओं, महिला शक्ति से जुड़े हुए जो बिल हैं वो लंबे समय से राजभवन में लंबित हैं। समय भी है, सब कुछ है, लेकिन राज्यपाल महोदय के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उन बिलों को वो अपनी कंसेंट दे सकें। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो सुखाश्रय योजना है, उसके लिए जब से ये बिल पारित किए हैं तब से उसके लिए लोगों से अपील करके एक कोष की स्थापना की गई है उनके द्वारा। उसमें लोग दान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये बिल पारित नहीं हो, बिल पे राज्यपाल की कंसेंट नहीं मिलेगी, ये कानून नहीं बनेगा, कानून का अंग नहीं बन पाता तब तक। और बच्चों ने अब इम्तिहान दिए हैं, आगे उच्च शिक्षा के लिए जाना है। जिन 6000 बच्चों की हम बात कर रहे हैं,
लेकिन सरकार अभी तक बेबस है, इंतजार कर रही है कि कब राजभवन से इस बिल पे कंसेंट आए और इसको ये कानून का अंग बने और हम बच्चों के लिए वित्तीय मदद और हर तरह की जो भी मदद है वो कर सकें। आज हमने चर्चा की कि इसमें कानून मौन है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से जब तक मर्जी बिल पे रोक सकते हैं, कंसेंट दें या ना दें। कई बिल ऐसे हैं, एक बिल का जिक्र किया कि ये बिल लंबे समय तक पड़ रहा, कई राज्यपाल आगे, स्पोर्ट्स बिल था एक, लेकिन उसके बाद वो बिल ही खत्म हो गया, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो आज हमने इस विषय पे चर्चा की, आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।